हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। बिहार टीआरई एग्ज़ाम जो लोग इसकी तैयारी 4.0 की तैयारी 2 या 3 सालों से कर रहे हैं और जो लोग सारे फैक्ट्स को पहले रट चुके हैं, पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, अब उनको एक रिवीजन की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार टीआरई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है, हर दिन चर्चाओं में है। तो सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जब नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आयोग नहीं लेगा एग्ज़ाम कराने में। तो इसलिए अब आप अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए, उन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। आज जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे वो वन लाइनर पढ़ेंगे। वन लाइनर में भी क्या पढ़ेंगे, तो बिहार का सार पढ़ेंगे, यानी बिहार में कौन सी चीज़ें कैसे हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, सब कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, फटाफट से पढ़ेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं रुके 1 मिनट इसको सही करती हूँ। देखिए, आई होप अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। इसमें हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, वन लाइनर अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले बिहार का नाम कैसे पड़ा, तो बौद्ध भिक्षु जो थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते थे और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बिहार कहा जाता था। विहार वहाँ रहता था और इसी के नाम पे इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, इसकी स्थापना 22 मार्च 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक कर प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार से उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार के एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया था। 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया। 25 अगस्त सन 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति जो थे KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया, यानी झारखंड बिहार से अलग हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार कैसे बना। बिहार में पहले आप सभी को पता होगा बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों हुआ करते थे। बंटवारा हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी अलग हुई, उड़ीसा अलग हुआ और लास्ट में झारखंड अलग हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुआ। इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। बिहार अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, अच्छा बिहार का स्थापना दिवस बात करें, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। और 2010 में इसे सबसे पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस वर्ष किया गया था, तो 2010 में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग सारे डाटा को पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये 13वें स्थान पे था जब तेलंगाना बना। तेलंगाना कब बना? 2014 में। उसके बाद ये जो है 12वें स्थान पे आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से तो ये 3रे नंबर पे है। पूरे भारत में कितने नंबर पे है? 3रे नंबर पे। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। अगर हम बात करें राजकीय प्रतीक की, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है। इसके पहले रीछ हुआ करता था, 2013 से पहले रीछ हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। इसके पहले नीलकंठ या नक्ता हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? गौरैया है। बात करें भौगोलिक परिदृश्य की, तो इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है? ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाला जो विस्तार होता है इसी को अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कहते हैं। बिहार के अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि उत्तर की तरफ है। और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको डेटा एकदम एग्जैक्ट याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। बात करें बिहार के टोटल क्षेत्रफल की, तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है।
और इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ, ये वाली जो लंबाई है ये 345 है। कितनी है? 345। और इसकी जो चौड़ाई है यानी पूरब से पश्चिम ये 483, यानी चौड़ा ज़्यादा है लंबा कम है। लंबाई 345 और चौड़ाई 483 है। अगर बात करें बिहार के टोटल क्षेत्रफल की, तो अभी हम लोगों ने देखा बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर बिहार के शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का शहरी क्षेत्रफल 1095.94 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 9,22,000 एक मिनट रुक जाइए, हाँ 257,257.51 वर्ग किलोमीटर इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है। और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। सामान्य वर्षा 200 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 200 मिलीमीटर देखने को मिलता है। और औसत वर्षा का जो दिन है वो 52.5 दिन एक वर्ष में देखने को मिलता है। कितना? 52.5 दिन एक वर्ष में यहाँ पे औसत वर्षा होती है। अब बात करें बिहार की अवस्थिति की, यानी ये कहाँ पे स्थित है, तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में 83 डिग्री 30 सेकंड से 83 डिग्री 30 मिनट से 88 डिग्री 0 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यह एक भू आवेशित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल यानी ऊपर की तरफ नेपाल, दक्षिण में झारखंड यानी नीचे की तरफ झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अगर पूछा जाए बिहार से इसकी टोटल सीमा कितनी है, तो बिहार से इसकी टोटल सीमा 729 किलोमीटर नेपाल से सीमा साझा करता है। ये 3 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? नेपाल की है। कितना है? 729 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रशासनिक परिदृश्य। अगर पूछा जाए बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें, हमारे इसी चैनल पे मेरे ही द्वारा बहुत अच्छे मैप के साथ आपको बिहार के ज़िले और बिहार से सटे हुए राज्य, मतलब बिहार जो अपने राज्य अलग राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन कौन से ज़िले हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से इसी चैनल पे पढ़ाया गया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9। जिले कितने हैं? 38। अनुमंडल कितने हैं? 101। सामुदायिक विकास खंड जिसे ब्लॉक कहा जाता है ये 534 है। पंचायत 8406 है यानी 8406 है। राजस्व ग्राम 45,103। नगरीय संकुल या समूह 14 है। ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। नगर 199 है। पुलिस थाना 853 है। पुलिस थाना 853 और पुलिस जिला जो है वो 43 है। कितना है? 43। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। पुलिस जिला कितना है? 43। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे महानगर। महानगर बिहार में कितना है? तो महानगर एक ही है। कौन सा है? पटना है। विधानमंडल द्विसदनीय है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलता है। ये भी थोड़ा सा ब्लर हो गया, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, अब आई होप आपको चीज़ें साफ दिखाई दे रही होंगी। विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलता है। अगर बात करें विधानसभा में सीटें कितनी हैं बिहार की, तो विधानसभा में बिहार से 243 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में सीटें 40, राज्यसभा में सीटें 60। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 हैं। कितनी है? 38 हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 2 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 38 सीटें। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। 1 मिनट, मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि आरक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा की टोटल सीटें 40 हैं। कितनी? 40, जिसमें से 6 जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। विधानसभा की टोटल सीटें 243 हैं। कितनी? 243, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं राज्य जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। इसको बहुत अच्छे ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से हमारे इसी चैनल पर समझाया गया है। अगर आप देखेंगे बिहार भाई अनामिका सिंह डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जो आपको याद करने में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मैप के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। पहले देखते हैं झारखंड। झारखंड से बिहार का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कैमूर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। अब बात करें उत्तर प्रदेश से कौन कौन करता है, तो कैमूर तो करता है। इसके अलावा बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण,
ठीक है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो ये नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। नेपाल से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज को उठा लेते हैं तो किशनगंज झारखंड और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा होते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है। नेपाल से मैंने आपको बता दिया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधु, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगर इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि चंपा और सीता मधु और सूप बना रही थी, तभी वहाँ एक सांप आया और वो चिल्लाई, अरे रे कृष्ण भगवान बचाओ। ये इसका याद करने का ट्रिक है। इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से मैंने सारे जिलों को याद करने का तरीका बता दिया है, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार 2.86% है। वन कितने हैं? तो 7.75% है। जलवायु कैसी है बिहार की? मानसूनी है। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है, स्टार मार्क करिएगा। सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है। प्रमुख जो फसल है वो चावल है। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल रखता है वो पश्चिमी चंपारण और सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर, स्टार मार्क करिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल, तो सबसे कम पे आता है शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। यानी कि सबसे नीचे कौन सा है? शिवहर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? शिवहर का। आगे देखते हैं, जनसंख्या 2011 की बात करें, जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की टोटल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसको आप लगभग 10,41,00,000 लिख देते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट 10,40,99,452 है। इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157 है। 5,42,78,157 पुरुष जनसंख्या। महिला जनसंख्या 4,98,21,295 है। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि 25.42, भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। और वैसे कितना है पूरे भारत का? 25.42। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर 61.80, पुरुष साक्षरता 71.2, महिला साक्षरता 51.5, ग्रामीण साक्षरता 59.78% टोटल है। उसमें पुरुष की बात करें तो 69.767 और महिला की बात करें 40, हम फीमेल होना चाहिए था, महिला की बात करें तो 44.3%। शहरी साक्षरता की बात करें तो टोटल 76.86% है, जिसमें पुरुष 82.76 और महिला जो है वो 61.95% है। ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में इसका क्रम कौन सा है? तो 35वां है, यानी सबसे लास्ट में है। जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर ये 35वें नंबर पे है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या 88.71 है। शहरी जनसंख्या 11.29 है। शहरी जनसंख्या कितनी है? 11.29। पटना में जनसंख्या कितनी है? पटना इसकी राजधानी है, तो पटना में जनसंख्या कितनी है? तो पटना में जनसंख्या है 16,84,222। गया में कितनी है? तो गया में 4,68,614। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, इसके बाद जनसंख्या है। ठीक है। बिहार का मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर किससे कहा जाता है? तो बिहार का मेट्रोपॉलिटन जो है वो पटना को कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है, पटना में है। पटना के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना, पटना के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा शिवहर में है, फिर पटना में, फिर दरभंगा में। ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो शेखपुरा, न्यूनतम शेखपुरा, सर्वाधिक पटना। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या पटना, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पूछा है, जनघनत्व पूछा है। ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व पूछा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर, न्यूनतम जनघनत्व कैमूर।
ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1021, जो मानक पैमाने से अत्यधिक है। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर है। कौन सा है? मुंगेर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है, इसके बाद पटना और भोजपुर का है। न्यूनतम साक्षरता यानी सबसे कम पूर्णिया का है, इसके बाद सीतामढ़ी और कटिहार का। इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं, आप पहला याद कर लीजिए। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया है, और टोटल में न्यूनतम कौन सा है? वो भी पूर्णिया ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता औरंगाबाद, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा, और टोटल सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगर महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो रोहतास है। और पुरुष में सबसे ज़्यादा कौन है? तो रोहतास है। महिला में कौन सा है? औरंगाबाद है। ठीक है। और न्यूनतम में अगर सबको मिला के न्यूनतम पूछा जाए तो पूर्णिया, पुरुष में न्यूनतम पूर्णिया और महिला में न्यूनतम सहरसा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम अपने वन लाइनर के माध्यम से 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट में सारे टॉपिक रिवीजन कर सकते हैं। ये हमारा बिहार का जीके हो गया। अब आगे हम बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से। अगर ये तरीका, ये मेथड, ये अप्रोच आपको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वन लाइनर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग बिहार के बारे में यानी बिहार जीके जीएस पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने बिहार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। कल के वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। ये वीडियो हमारा 14 से 15 मिनट का होता है और ये आपका फटाफट रिवीजन के लिए है। अगर जो भी विद्यार्थी अपने तैयारी को अच्छे से कर चुके हैं, केवल एक रिवीजन चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़, जैसे कल आप लोगों ने सपोर्ट किया, कल वाले वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, अनुरोध है आपसे आज के वीडियो को भी आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट के लिए पहले से ही धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। बिहार के संपूर्ण टॉपिक, इतिहास, ज्योग्राफी, मतलब हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस 1 शॉट वाले वीडियो में। अभी हम देख रहे हैं प्राचीन इतिहास बिहार का, पूरे भारत का नहीं, बिहार का। ठीक है। पहला लाइन दिया हुआ है, मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो मुंगेर से प्राप्त हुए थे। ठीक है। अगला है चिरांद, जो जिला सारण है, चिरांद जिला सारण होना चाहिए था। और चेचर, जो वैशाली जिला से संबंधित है, यहाँ से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। यहाँ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर मतलब अग्नि को मुंह में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही उनके मुख से अग्नि बाहर आ जाती है। तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा, जो वर्तमान में बिहार में गंडक के नाम से प्रसिद्ध है, उसके तट पर ठहर जाती है। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ यहाँ आ गए। अग्नि ने सदानीरा के पूर्व विदेह को निवास स्थान बनाया। सदानीरा नदी और कौशल और विदेह की सीमा पर थी। ठीक है। इसके अलावा जो अगला फैक्ट है, वैदिक साहित्य में कीकट, भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है, जो बिहार को संदर्भित करता है। यानी कि बिहार को कीकट और भात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग, इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र, जो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे मिलता है कि बिहार में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद थे। कौन कौन से? मगध, वज्जी और अंग। अगर आपको मगध, वज्जी और अंग की राजधानियाँ पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। आपके आंसर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन, अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया था। वज्जी संघ मगध में उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक समूह था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बासाड़ गांव था। वर्तमान में जो आधुनिक वैशाली का बासाड़ गांव है, वही वैशाली नाम से प्रसिद्ध था। अगला, विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी मिथिला थी। ओके, अब हम देखते हैं कि जो
यहाँ पे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4 हुई थी। उन चारों को देख लेते हैं। बिहार में जो हुई थी, बिहार में और कहीं भी जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई उनको हम देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जिसे संप्रड़ी गुफा कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु जो हर्यक वंश से संबंधित है। और इसमें हुआ क्या था? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। अगर पूछा जाए विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन कब किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। अजातशत्रु किस वंश के? हर्यक वंश के। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुआ? राजगिरी, जिसे राजगिरी में संप्रड़ी गुफा में। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। कहाँ पे हुआ? वैशाली में हुआ। कब हुआ? ठीक 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? स्वर्वकामी। शासक कौन था? कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था। और इसमें हुआ क्या? तो बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंगिका में हो गया। दूसरे में क्या हुआ? बौद्ध धर्म एवं महासंगिका में विभाजित हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 257 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? गोकलीपुत्र तिषित थे। शासक कौन था? अशोक था, मौर्य वंश का सम्राट अशोक। इसमें हुआ क्या? तो तीसरा पिटक अभिधम को जोड़ा गया। अभिधम पिटक को कब जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगीति में। ये 3 जो हुए ये बिहार में हुए। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, इसके शासनकाल में हुई थी। कब हुई? प्रथम शताब्दी। इसे 78 एडी भी लिखा जाता है, 78 एडी। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, एकलौती ऐसी संगीति जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। राजा कौन था? शासक कौन था? कनिष्क था। किस संबंधित? वंश से। क्या? धर्महीन यान और महायान में विभाजित हो गया। ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, फटाफट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन अगर आप चाहते हैं तो बिहार जीके जीएस की एक और क्लास जो दानिश सर की बुक की है, इसी चैनल पे चल रही है, जिसमें अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा खासा टाइम लेके आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। उसमें न सिर्फ बिहार जीके की या पूछे गए क्वेश्चन को भी शामिल किया, उस वीडियो के साथ भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं जैन संगीतियाँ। सबसे बड़ी बात, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी और जैन संगीति जो हुई थी वो 2 ही हुई थी। कितनी हुई थी? 2 हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें हुआ क्या? तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। 12 अंगों का संपादन हुआ। ठीक, और दूसरी हुई बल्लभी
बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए, जिसे 8 मार्ग कहा जाता है। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में घर त्यागा? 30 वर्ष की। बुद्ध ने कितने वर्ष में त्यागा था? 29 वर्ष में। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई 42 वर्ष में, यानी 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनको 42 वर्ष की आयु में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बौद्ध या फिर तथागत कहलाए, बुद्ध कहलाए, और जब जैन धर्म में किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य, यानी सर्वोच्च ज्ञान। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई? तो जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। और महात्मा बुद्ध को वृक्ष कौन सा था? पीपल वृक्ष। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी या पुनपुन नदी। और ठीक है, यहाँ पे हुआ था। अब देखते हैं अगला, आगे क्या दिया है। कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलिन, जिन यानी विजेता, आहार यानी योग, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पंच महाव्रत जैन धर्म में कौन सा है? जैसे उसमें 8 थे, क्या थे 8? आपको वो बताया था ना मैंने, अष्टांगिक मार्ग। वैसे जैन धर्म में पंच महाव्रत है। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचार्य और ब्रह्मचर्य। ये 4 जो थे ये पहले से दिए हुए थे, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत कौन दिए? पारस्वनाथ दिए थे। कौन दिए थे? पारस्वनाथ। आपसे मेरा क्वेश्चन, पारस्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, श्यानवाद यानी अनेकांतवाद, या जिसे सप्तभंगनीय कहा जाता है, इसको ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, क्योंकि जैन के बाद जस्ट बाद मगध का उत्कर्ष हुआ था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था, जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। लेकिन इसका विवरण सिर्फ महाभारत में, पुराणों में ही मिलता है, साहित्यिक स्रोतों में नहीं मिलता है। अगर बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक राजवंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार अपने राज्य को बढ़ाने के लिए 3 तरह के काम करता था। विवाह करता था, दोस्ती करता था, अगर नहीं काम बनता था तो लड़ाई करता था, ठीक है। फिर उसने जो है नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को भी मगध में मिला लिया। ये कैसे मिला है? लड़ाई के द्वारा। फिर उसका अवंती के शासक चंद्रप्रदोत के साथ युद्ध हुआ। कालांतर में चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो जीवक को भेजा था। किसके इलाज के लिए? चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासन किया। मगध का शासन अजातशत्रु ने कब से कब तक किया? 492 से 460 ईसा तक किया।
अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसन्नजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध हुआ और संधि हो गई। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है, वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसक्कार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैम्प मार्क करिएगा, किसे भेजा था? तो वसक्कार को भेजा था। उसके काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कब हुई? 483 में। क्योंकि इसने कब से कब तक शासन किया? तो 492 से 460 तक किया था, तो इसीलिए इसके शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ राजगृह में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। महाकश्यप की अध्यक्षता में शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। 460 से 444 तक इसने शासन किया। उसने अपनी राजधानी राजगृह यानी गृहब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ एक नगर है। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ये 3 लोग थे जिसे दर्शक के नाम से जाना जाता था। नागदशक को इन्होंने क्रमशः शासन किया, लेकिन अंतिम शासक नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग जो है, अब इसने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। यहाँ पे मगध क्या कहते हैं, आपका हर्यक वंश समाप्त होता है। हमारा ये शॉर्ट वीडियो है, 14 से 15 मिनट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था हर्यक वंश जो है कैसे खत्म हुआ, हर्यक वंश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था जो बिहार से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग और नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और जैसे आप लोग इसके पूर्व वीडियो पे अपना सपोर्ट और सहयोग दे रहे हैं, इस वीडियो को भी जरूर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से। ठीक है, पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी तक चला। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग स्वयं था। ये कौन था? तो ये हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य था। वह काशी का राजपाल हुआ करता था। इसने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित यानी जीत कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात इसका पुत्र कालाशोक आता है, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ये शासन करता है। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में। इसी ने ही करवाया, जिसमें स्थाविर और महासंगिका में संघ का विभाजन हो गया था। फिर नंदीवर्धन जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या नंद वंश के संस्थापक क्या नाम है उनका, महापद्मानंद, इसने कर नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, अब बात करते हैं नंद वंश की। तो महापद्म ने शिशुनाग का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक कहा गया। उसे एक छत्र या एक राट भी कहा गया। उसे शूद्र व दासी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, कौरव, हे, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया जाता है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा नदी को पार कर गई थी, गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर आया हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं मौर्य वंश, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए ये गर्व की भी बात है कि मौर्य वंश जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग बिहार में थे। देखते हैं पुराण ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। स्ट्रोबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो स्ट्रोबो और जस्टिन ने कहा। और एंड्रोकोटस किसने कहा? एरियन और प्लूटार्क ने कहा। ये सब विदेशी लेखक हैं। ठीक है, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जेम्स प्रिंसप ने 1834 से 1837 के मध्य ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को अनुवादित किया तथा प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की थी। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा।
अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में थे। अगर पूछा जाए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा, और इसी में प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसप ने। और सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, कि सेंड्रोकोटस जिसको कहा गया वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया जो यूनान में है, यहाँ का शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम, जो पहले बितास्ता नदी के नाम से जानी जाती थी, उसके तट तक आ जाता है। यही उसका जो सामना होता है वो पोरस से होता है, पोरस के राजा पोरस से होता है, जिसे बितास्ता या हाइडेस्पिस नदी कहा जाता है, इसी के किनारे होता है। हाइडेस्पिस या बितास्ता या झेलम नदी के किनारे। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर भारत में कितने वर्षों तक रहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टाम्प मार्क करिएगा। सिकंदर भारत में 19 वर्षों तक रहा। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। इसने 223 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर जो नंद वंश का शासक था, 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना। किसको पराजित किया था? घनानंद को। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, जो काबुल के नाम से है, अराकोसिया जिसे कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे मरकान कहते हैं, या पेरिपेमिसदाई जिसे हेरात क्षेत्र कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ, तथा यूनानी राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अगर पूछा जाए मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के बारे में कौन नहीं जानता होगा। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं संलेखना यानी उपवास के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगला, इन्हीं के शासनकाल में पहली बौद्ध जैन संगीति भी हुई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था। अब आता है बिंदुसार। इनका पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य का। इनका पुत्र बिंदुसार कब से कब तक शासन करता है? वो बिंबसार था जो हर्यक वंश में था, ये बिंदुसार है। ठीक है। 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि नाम से जाना जाता है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र का शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सीरिया शासक एंटियोकस का राजदूत कौन था? डायमेकस। और मिस्र शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायनोसियस। ये किसके दरबार में आता है? मौर्य दरबार में आता है, लेकिन ये मिलने आया था चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन जब तक ये पहुंचता, चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट छोड़कर सरवड़ बेलगोला जा चुके थे। ठीक है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? अजीवक संप्रदाय का। अब बात करेंगे बिंदुसार के पुत्र अशोक की, जिसे अशोक महान, सम्राट अशोक अनेक नामों से जाना जाता है। इन्होंने 272 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ, यानी कि ये 272 में सिंहासन पर बैठे, लेकिन इनका राज्याभिषेक 269 में हुआ, 4 वर्ष बाद। कहाँ पे हुआ? ये कौन थे? तो ये इसके पहले राजा बनने से पहले उज्जैन के राजपाल थे। 161 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने कलिंग विजय कब किया? तो 161 में किया और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया। अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र निर्ग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मोगली पुत्तिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था। ठीक है। इससे पूर्व क्या था? ये शैव धर्म को मानता था, लेकिन अपने बड़े भाई के पुत्र निर्ग्रोध के प्रवचन ने इसको प्रेरित किया और ये बौद्ध धर्म अपना लिया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बौद्ध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी करमुक्त घोषित किया तथा भागकर 1/8 कर देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में कर कितना था? अशोक ने कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। अब बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से के अभिलेखों में
शहनाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है, ये दोनों खरोष्ठी लिपि में है। किसमें है? खरोष्ठी लिपि में। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताती चल रही हूँ उसको स्टार मार्क करिएगा या कॉपी पेन लेके कहीं अलग से लिख लीजिएगा। शहनाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में स्थित है और दो अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। फिर बात करें तक्षशिला एवं लघमान जो काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख है, ये अरामेइक एवं ग्रीक में है। किसमें? अरामेइक एवं ग्रीक में है। इसके अतिरिक्त अशोक के जितने भी शिलालेख, लघु शिलालेख, ये सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में, यानी सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में। लेकिन दो ऐसे हैं जो खरोष्ठी लिपि में, कौन कौन से? शहनाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, और दो ऐसे हैं जो अरामेइक और ग्रीक लिपि में है। कौन से? तक्षशिला एवं लघमान जो काबुल के समीप है। ठीक है। अशोक के बारे में हमें जितनी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो अशोक का इतिहास है, जो अशोक ने आक्रमण किया, वो लगभग इन्हीं शिलालेखों, इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोगों ने अभिलेख देख लिया, अब हम देखेंगे अशोक के शिलालेख। यहाँ से पूछा जाता है अशोक का कौन सा शिलालेख कहाँ पर स्थित है। बात करें धौली की, तो यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अशोक का शिलालेख धौली कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। शहबाजगढ़ी या पाकिस्तान पेशावर में है, जो खरोष्ठी लिपि में है। मानसेहरा या पाकिस्तान के हजारा जिले में है, जो खरोष्ठी लिपि में है। कालपी यह वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है, जो ब्राह्मी लिपि में है। जौनगढ़ या उड़ीसा के जौनगढ़ में है, जो ब्राह्मी लिपि में है। सोपरा या महाराष्ट्र के थाने जिले में है, ब्राह्मी लिपि में। एरागुडी या आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में, ब्राह्मी लिपि। गिरनार या काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास, ब्राह्मी लिपि में। अब हम देखेंगे लघु शिलालेख। रूपनाथ या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिला। भभू या राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की रायचूर जिले में स्थित है। सहस्राम या बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बिहार से रिलेटेड है सहस्राम। कहाँ पर? बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। अब बात करेंगे धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे थे। अगर पूछा जाए, जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतों और प्रचारकों को विदेशों में भेजा। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दूसरे और 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड, सतयुग, केरल, पुत्र एवं ताम्रपड़ी बताए गए। अब हम देखेंगे अशोक के लघु स्तंभ लेख। अब हम देख रहे थे अशोक के लघु शिलालेख, अब हम देखेंगे लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, यानी इस पे राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण है। ठीक है। सबसे पहले बात करें सांची, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची जो है कितने रुपए के नोट पे देखने को मिलता है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सांची कितने रुपए के नोट पे देखने को मिलता है। सांची है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। सारनाथ उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला। रुमेनदेही नेपाल का तराई क्षेत्र। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट। निगली सागर नेपाल के तराई। ब्रह्मगिरी या मैसूर से चिंबल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर या ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व क्या होता है? ये मैप है, ये उत्तर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इस वाले दिशा में स्थित है। एरागुड़ी या आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में। हरौरा या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला। सारोमारो या मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। नैतूर या मैसूर जिले में। वैशाली सिंहसीर यानी केवल शेर बना है, इस पे कोई लेख नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बिहार से संबंधित है। वैशाली लघु स्तंभ, इस पे केवल सिंह बना हुआ है, इस पे कोई भी लेख नहीं है और ये बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। अब देखेंगे अशोक के गुहा लेख। दक्षिण बिहार में गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख जो मैंने आपको बताया, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, जो पाकिस्तान में है, ये ब्राह्मी लिपि में नहीं है, ये किसमें है? खरोष्ठी लिपि में। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे लगभग उर्दू से मिलता हुआ है ये। ठीक है। और यह है कहाँ? पाकिस्तान में, तो आपको इस तरह से याद करने में आसानी हो जाएगी। अगला तक्षशिला के अरामेइक लिपि में, तक्षशिला में जो है वो अरामेइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ, यूनानी यानी ग्रीक। अब देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
जिन स्थानों में पाषाण यानी पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इन स्थानों के नाम, पहला कौशाम्बी, इलाहाबाद में अकबर द्वारा बनाया गया। दिल्ली तोपरा या स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था। मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। दिल्ली तोपरा एक ऐसा अभिलेख है जिसपे अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये था कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया था। अगला दिल्ली मेरठ या स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़ यह स्तंभ लेख बिहार राज्य चंपारण में है। इसको स्टार मार्क करिएगा। लौरिया अरराज पूर्वी चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। कौन कौन से? पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। यानी 6 समितियों में विभक्त थी और प्रत्येक 6 समितियों के प्रत्येक में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। यह सीमित क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक था। ये किसने बताया था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। इसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो उसमें 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथ और इसके साथ साथ ये जो सैनिक थे ये अजय थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। अच्छा, हमारा टाइम हो गया है लेकिन हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि अब हम इसके आगे शुंग वंश पढ़ेंगे, तो इसलिए मौर्य वंश को हम खत्म ही कर देते हैं। मौर्य वंश की प्रांतीय प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा गया था। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रांत थे उन्हें क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन जो था सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी, यानी एक प्रांत किसने बढ़ाया था? अशोक ने। वो प्रांत कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी यहाँ पे देख लेते हैं। प्राची जो मध्य प्रदेश, राजधानी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी। कलिंग राजधानी तौसली। और 5वां जो था वो अशोक के द्वारा जोड़ा गया था। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमारमात्य, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत जिलों में विभक्त था जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोपा 10 गांव की व्यवस्था करता था। अगर पूछा जाए जिले के प्रशासनिक स्थानिक अधिकारी को क्या कहते थे? स्थानिक कहते थे। और जो गोपा नाम का अधिकारी था ये क्या करता था? ये 10 गांव की व्यवस्था को संभालता था। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारा 1 लाइनर चल रहा है। एक्सप्लेन पढ़ना है तो आप जो है दानिक सर की बुक वाले जरूर आइएगा। अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन कैसा था। तो बात करें मैगस्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जनगणना करती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण करती थी। षष्ठ समिति बिक्री कर व्यवस्था करती थी। नगर पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। पूछा जाए नगर पुलिस व्यवस्था को क्या कहते थे? रक्षित कहते हैं। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई को जिला अधिकारी जो था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था और नगर आयुक्त जो था उसे एंटिनोमोई कहा जाता था। ठीक है, नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था जिसमें 6 समितियां थी। कौन कौन सी? मैंने आपको बता दिया। पहली उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, दूसरी विदेशियों की देखरेख, तीसरी जनगणना, चौथी व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, 5वीं विक्रय की व्यवस्था और छठी जो थी वो बिक्री की व्यवस्था देखती थी। और जो नगर पुलिस की व्यवस्था थी उसे रक्षित कहा जाता था। यानी कई साल पहले भी आप देखिए किस तरह से हर एक चीज व्यवस्थित हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य अशोक सम्राट की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी भागों में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासक करता था जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानों का पूर्ण अधिकार हो गया और पूर्वी भाग पर
कौन आ गया? पूर्वी भाग पर दशराज का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं, बिहार वन लाइनर में अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य को कल फिनिश किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शुंग वंश, कर्डो वंश और कुषाण वंश। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल वन लाइनर फैक्ट्स के अनुसार पढ़ते हुए चले जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई और ये मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी, यानी पुष्पमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की? सेनानी। उसके यौन आक्रमण को विफल किया। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यौन आक्रमण को विफल किसने किया था, तो पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। इसके पुरोहित पतंजलि थे। उसके बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। अग्निमित्र और मालविका की कहानी पर कालिदास की एक रचना मालविका विनित्रम नामक नाटक जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की है। ये पुष्पमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका पर आधारित है। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आता है कर्णव वंश। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने इसकी हत्या कर कर्णव वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। कुषाण वंश की बात करें तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पटना पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण वंश वही वंश है जिसके राजा कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी, ठीक है। और ये अश्वघोष को अपने साथ ले गए थे। और अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे, जरूर बताइएगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैं सेकंड वीडियो भारत बिहार का इतिहास पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की। गुप्त वंश समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का बिलसंड स्तंभ अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख के आधार पर इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराजा थी। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त, ठीक है। अपने राज्याभिषेक के वर्ष जो चंद्रगुप्त प्रथम था या पहला शासक बना, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक शासक था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। देखिए बहुत ज्यादा हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ रहे हैं। इसको वन लाइनर अगर आप चाहेंगे तो हम भारत का इतिहास को भी वन लाइनर फैक्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे ही बिहार का इतिहास खत्म होता है, बिहार का जीके जीएस खत्म होता है, हम आपके लिए वन लाइनर भारत का भी इतिहास ले आएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक वर्ष 319 ईस्वी से गुप्त संवत शुरू किया। गुप्त संवत शुरू करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कब? 319 ईस्वी, इसी वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ था। संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग उसके राज्य में शामिल था, ठीक है। बात करें समुद्रगुप्त की, अभिलेखों और सिक्कों पर इसे प्राक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र प्राक्रमांक, सर्व राजोच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। इंपॉर्टेंट रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? स्मिथ ने कहा था। उत्तरापथ अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की थी। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्राहक राजकवि और हरिसेन ने लिखा था, ठीक। बात करें रामगुप्त, अगला शासक रामगुप्त, इसकी ऐतिहासिक संदिग्ध है, ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है ये बहुत अजीब ही नेचर का था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये दूसरे चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। इन्हें देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। देवराज, देवगुप्त, देवश्री या विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण किया हुआ था। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया। दिल्ली के महरौली स्थित लोह स्तंभ में
चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चीन के यात्री फाह्यान ने इसके समय में यात्रा की। वह 14 वर्ष तक भारत में रहा। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटपर्क, वारामिहिर और वरुरुचि जैसे विद्वान इसके दरबार में शोभायमान थे। अब बात करें कुमारगुप्त प्रथम की, तो मंदसौर अभिलेख यानी वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति, जो मंदसौर अभिलेख है, यहाँ से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्पमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिससे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी काल में हुई। कब? कुमारगुप्त के शासनकाल में। और कहाँ पे हुई? बिहार के राजगीर जिले में। कुमारगुप्त ने महेंद्राद्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? महेंद्राद्य की। ठीक है, अब बात करें स्कंदगुप्त की, तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी हूणों के आक्रमण को विफल किया था। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, जैसे हम लोगों ने देखा था यवन के आक्रमण को किसने विफल किया, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है कि हूणों के आक्रमण को किसने विफल किया? स्कंदगुप्त ने। उसने सुदर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित थी, इसका पुनरुद्धार करवाया था। कहोम अभिलेख के अनुसार, अहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शाकादित्य की थी। उसने चीन में भी अपना राजदूत भेजा था। बात करें गुप्त काल का उत्तरार्ध के बारे में, तो चीनी यात्री शयुंग ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की। हुएनसांग 629 से 645 तक भारत में रहा, 16 वर्षों तक। हुएनसांग के अनुसार भारत के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल यानी हूण को पराजित किया, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया कि हूणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब चलते हैं पाल वंश के बारे में। पूछा जाए मगध साम्राज्य का शासन कब खत्म हुआ, तो गुप्त वंश के बाद। अब पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। इसने बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने औदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, औदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है। बात करें धर्मपाल 770 से 810 तक शासन किया। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित कर दिया। यानी ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, पहले हुआ वत्सराज प्रतिहार के जो नरेश से वत्सराज और धर्मपाल के मध्य, जिसमें धर्मपाल पराजित हो गया। कुछ समय बाद इसमें राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने भी भाग लिया और ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को ही पराजित कर दिया। इसीलिए इसे त्रिपक्षीय शासन कहा जाता है, संघर्ष कहा जाता है। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपना समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज का जो पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया। कब? धर्मपाल के शासन में। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क इसे जरूर करिएगा। और औदंतपुरी की किसने की थी? गोपाल ने। आगे बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय सिल्क सिटी के नाम से स्थित भागलपुर जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार का भागलपुर जिला। भागलपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित है कौन सा? विक्रमशिला महाविद्यालय। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में जो स्थित है सोमपुरा महाविहार, इसका भी निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? बांग्लादेश के नौगांव जिले में।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक शासन करता था कौन, धर्म। अब आगे बात करें धर्मपाल के बारे में, तो धर्मपाल को अभिलेख में पराम गौतक, एक मिनट, धर्मपाल को अभिलेख में परम सौगात कहा गया। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापद स्वामी भी कहा। ठीक है, किसको, धर्मपाल को। देखते हैं देवपाल, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, यहाँ के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि किसने जो है बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किया था, तो देवपाल ने। बात करें अगला शासक महिपाल, इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था, किसके समय, महिपाल के। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपांकर के नेतृत्व में तिब्बत में दूत मंडल भेजा था, किसने, महिपाल ने। अगला शासक रामपाल, इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है, कौन, रामपाल। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कैवर्त विद्रोह किसके शासन में हुआ, तो रामपाल के शासन में हुआ था। और जैसे ही रामपाल अंतिम शासक बना पाल वंश का, अगला वंश आता है कर्नाट वंश। इसका संस्थापक नानदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव, यानी कि इसमें अलग अलग शासकों ने शासन किया। पहले कौन, नानदेव संस्थापक था कर्नाट वंश का, फिर आता है गंगदेव, फिर इसका पुत्र आता है नरसिंह देव। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। नालंदा, विक्रमशिला जैसे बिहारों को ध्वस्त किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टाम्प मार्क करिएगा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये किसके शासनकाल में आया था, नरसिंह देव के समय में आया था। यहाँ पे कर्नाट वंश समाप्त होता है। इसके साथ साथ अब अगला जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो है प्राचीन इतिहास भी खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास हमको पूरा नहीं पढ़ना, हम वही पढ़ेंगे जो बिहार से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो बिहार जीके के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उतना ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आपसे अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों, साथियों, सहयोगियों को तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज प्लीज इसको हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो बिहार पीसीएस या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप चाहेंगे तो हम इसी तरह वन लाइनर में आपको सारे सब्जेक्ट करवा देंगे। बस आपको किस चीज की डिमांड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारे इसी चैनल पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आप सभी को पता लग ही गया होगा कि बिहार की जो टीआरई वैकेंसी है उसमें किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आ रही हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको उसी दिन अपडेट कर दिया था। आज जो हम लोग उसी तैयारी के लिए जो अपना बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, बिहार का जीके जीएस पढ़ रहे हैं, इसमें कल हम लोगों ने जो है कर्नाट वंश तक ख़त्म कर लिया था। आज हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, जितने भी हमारे नए साथी हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज़ जैसे ही आती है तुरंत आप तक पहुँचा दी जाती है, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ये आपके लिए वन लाइनर सीरीज़ है। वन लाइनर सीरीज़ इसलिए जिससे कि बहुत सारे साथी सहयोगी ऐसे हैं जो पहले से ही एक बार बिहार जीके जीएस पढ़ चुके हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है, अब उनको केवल रिवीजन चाहिए। उनके रिवीजन में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और जो मेरे नए साथी हैं जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल है जितना कि पुराने वालों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सारे फैक्ट्स, सारे डाटा एग्जैक्ट दिए हुए हैं। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ से आप इसको रिवीजन करते रहिएगा और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी, उसके 4 आंसर रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसको एक्सप्लेन करूँगी। उससे अच्छा ये है कि हम वन लाइनर पढ़ लें और हर एक टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे नहीं, ये जान लें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो आपको किसी भी क्लास में अभी तक देखने को नहीं मिला होगा, सिर्फ बुक में ही मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहले है, बख्तियार खिलजी ने 1197 से 1206 के मध्य बिहार पर आक्रमण कर विजित किया।
यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। उसकी मृत्यु 1206 में हो गई थी। यानी कि पहला ही लाइन बख्तियार खिलजी के बारे में बताया गया, जो बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकर्ता था। ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। ये 1197 में आक्रमण किया और 1206 तक बिहार पर आक्रमण करता रहा और इसकी मृत्यु 1206 में हो गई। दूसरी लाइन 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इसके बाद किसने किया? इल्तुतमिश ने। कब किया? 1225 में किया। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। यानी कि तुर्क कब प्रवेश किए? तो 1324 में, जब गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, इसने आक्रमण किया तो बिहार में तुगल राज चलने लगा, तुर्क राज चलने लगा। बिहार के तिरहुत क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विलय किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। बिहार का जो तिरहुत क्षेत्र है उसका नाम क्या रखा गया? तुगलकपुर। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1398 से 99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1495 से 96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल घोषित किया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बिहार का राज्यपाल कौन था? दरिया खां नुहानी। किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी शासन कब किया? 1495-96 में। अगला क्वेश्चन, 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इसके बाद दरिया खां का पुत्र बहार खां ने बिहार को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वन लाइनर है, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। अगला, शेर शाह का जन्म। शेर शाह बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर शाह से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। शेर शाह का जन्म 1572 में हुआ। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शिक्षा जौनपुर से इसने प्राप्त की। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। अगर पूछा जाए शेर खां को फरीद की उपाधि किसने दी? बहार खां लोहानी ने दी। यही आगे चल के शेर शाह सूरी बनता है। मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी बीवी, जो विधवा बीवी थी दूदू बेगम, उससे शेर खां ने विवाह कर लिया। बहार खां लोहानी को ही मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है और इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी विधवा बीवी दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। किसने? शेर खां ने। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। हजरत आला की उपाधि किसने धारण की? शेर खां ने। 1530 में लॉर्ड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा जो थी, इनसे भी इसने विवाह कर लिया। कब? 1530 में। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की। यहीं पे इसका नाम शेर खां से चेंज होकर क्या हो गया? शेर शाह हो गया। इसका नाम क्या था? शेर खां। इसका नाम फरीद किसने रखा था? इसका नाम फरीद रखा था बहार खां लोहानी ने, जिसे किस नाम से जाना जाता था बहार खां लोहानी को? तो बहार खां लोहानी को किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह। और इसने इसका नाम क्या रखा था? फरीद रखा था। और जब इसने हुमायूं को पराजित किया तब इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। आगे देखते हैं शेर शाह के बारे में और क्या है। 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। 1543 में रायसेन विजय कर वहाँ के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मारा तथा कत्लेआम करवाया, जो शेर शाह पर एक कलंक है। शेर शाह एक बहादुर था, लेकिन इसने जो है ये वाला काम जब करा 1543 में, तो इसके लिए ये एक कलंक बन गया। 1544 में मेवाड़ विजय की। 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। अपने ही किले में इसके ऊपर अपने ही तोप इसके ऊपर चल गए थे, उसी से इसकी मृत्यु हो गई थी कालिंजर अभियान में। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकारें, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। बंगाल विजय के बाद उसमें 16 और मिल गई, टोटल 63 सरकारें हो गई। अगर पूछा जाए इन सरकारों का प्रशासन कौन करता था, तो इनका प्रशासन सिकदार ए सिकदारन करता था और मुस्लिस ए मुशीफन द्वारा चलाया जाता था। सिकदार ए सिकदारन इसका प्रशासन करता था और मुस्लिस ए मुसीफान द्वारा इसको चलाया जाता था। उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। चांदी का रुपया चलाया। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी। पूछा जाए शेर शाह की जीवनी किसने लिखी? अब्बास खां सरवानी ने लिखी, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। उसने सासाराम यानी बिहार में जो सासाराम है वहाँ पे अपना मकबरा बनवाया। सासाराम में ही क्या कहते हैं, इसके पिता जो थे सासाराम में ही जागीरदार थे, यहीं पर इसने अपना मकबरा बनवाया।
यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर, अलुआ नहीं, ये गलत हो गया है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां, जिसे इस्लाम शाह के नाम से जाना जाता है, शासक बना। 1574 से 75 में बिहार मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुर्रसान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ। देखिए मुगल बहुत ज़्यादा बिहार में नहीं आए, मुगल जो है दिल्ली पर शासन किए थे, लेकिन बिहार में जो जो भी इनका योगदान रहा या जो थोड़ा बहुत भी ये लोग बिहार में आए, जो काम किए, वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली में इन्होंने क्या क्या किया या क्या क्या इनके शासनकाल में हुआ, वो हम लोग जो पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे वन लाइनर तब पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। उसने 1740 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756 नवाब बना। कौन बना? अलीवर्दी खां, या अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 में सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां का जो नाती था, ये बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। कौन? सिराजुद्दौला। कब हारा? 23 जून 1757। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था बिहार से मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं आधुनिक इतिहास के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक इतिहास में क्या क्या बिहार से संबंधित है, तो सबसे पहले पटना में पहले डच, बार में अंग्रेज आए, मतलब सबसे पहले कौन आया था, तो डच आए थे। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। अगर पूछा जाए डचों के शासनकाल में पटना से क्या निर्यात होता था, तो सूती वस्त्र, अफीम और नील। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। 1763 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर बना, यानी मीर जाफर जो है वो कितनी बार बना था? 2 बार बना था। कितनी बार? 2 बार। एक तो बना यहाँ पे आपने देखा कि 28 जून 1757 को मीर जाफर बना, फिर 1760 में मीर जाफर को हटा के मीर कासिम बना, इसका दामाद था। फिर मीर कासिम को हटा के पुनः मीर जाफर को बनाया गया 1763 में। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम को एडम्स ने कारवा के युद्ध में पराजित किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मीर कासिम को किसने पराजित किया? एडम्स ने। कौन से युद्ध में? कारवा के युद्ध में। कब? कौन से सन में? तो 19 जुलाई 1963 को। इसके बाद गिरिया तथा उधोनाल का युद्ध में वह पराजित हो गया। कौन? मीर कासिम। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित हो गई। बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में पूछा जाने वाला है, इसको स्टाम्प मार्क करिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 में। किसके किसके मध्य? तो भारत की तरफ से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीन लोग लड़ रहे थे, और उधर से कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो। जीता कौन? हेक्टर मुनरो। ये लोग हार गए, ठीक। और इसी के बाद संधि हुई थी 1765 में। उसको किस संधि के नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में जब आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी मेहनत को सराहना मिलती है, मेरी मेहनत को मोटिवेशन मिलता है, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ नया करने के लिए प्रयासरत रहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब और अपने आंसर, या फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो वो ज़रूर पूछा करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को नेक्स्ट डे जब वीडियो बनाया जाएगा तो यहाँ पे आपके कमेंट को जरूर शो किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत 26 लाख रुपए, देखिए यहाँ पे वही संधि आ गई, इलाहाबाद की संधि। 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासक बन गया, ठीक। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा का शासक कब बना? 1765। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। किसके मध्य हुई? जब 1764 का ये लोग बक्सर का युद्ध हार गए तीनों लोग, तब इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद की संधि की। कब? 12 अगस्त 1765 को। आगे अब देखिए बिहार के प्रमुख विद्रोह। बिहार में बहुत सारे विद्रोह हुए, आप लोग को पता होगा, जैसे कोल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें चैरो विद्रोह, पलामू विद्रोह, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
अभी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं, फिर इसको विस्तृत से पढ़ेंगे क्योंकि विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बिहार के विद्रोह देख लेते हैं। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, श्वेत विद्रोह किसे कहा गया? तो क्लाइव के शासनकाल में जब मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया उसे क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह कहा गया। या ऐसे भी पूछ सकता है श्वेत विद्रोह कब हुआ? तो क्लाइव के शासनकाल में। 1760-61 में नील का विद्रोह हुआ। वहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बैरलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन। अभी हम एक एक आंदोलन के बारे में विस्तृत से भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है फराजी आंदोलन। हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे। पटना इसका केंद्र था। नौनिया विद्रोह की बात करें तो ये सोरा उत्पादकों से जुड़ा हुआ था। अभी सन भी बताएंगे हम आपको। लोटा विद्रोह ये जेल में कैदियों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार में जितने भी विद्रोह हुए हैं उनका सन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आप लोग का जो इतना अच्छा सहयोग, जो इतना अच्छा सपोर्ट मुझे इस वन लाइनर वीडियो पे मिल रहा है उसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ जो लोग नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा, सब मिलेगा। आपका सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और एक कमेंट जरूर किया करिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख विद्रोह। सबसे पहले ये लाइन हम लोगों ने कल देखी थी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्लाइव के शासनकाल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ था जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। 1760-61 में नील विद्रोह हुआ। वहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल वहाब थे और इसे भारत में सैयद अहमद बैरलवी ने लोकप्रिय बनाया था। इसका केंद्र क्या था वहाबी आंदोलन का? तो पटना था। फराजी आंदोलन की बात करें तो हाजी शरीयतुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे। इसका भी केंद्र पटना था। नौनिया विद्रोह सोरा उत्पादकों से जुड़ा है और लोटा विद्रोह जेल के कैदियों से जुड़ा है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। यहाँ से आज का हमारा वीडियो जो है वो स्टार्ट होता है, हमारी क्लास स्टार्ट होती है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप स्किप कर जाएं। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, विशेषकर सन बिहार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वर्ड्स आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बिहार में होने वाले विद्रोह की। तो ढाल विद्रोह ये कब हुआ? 1967 से 1977 तक चला था ढाल विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? सिंहभूमि, जो वर्तमान के झारखंड में है। लेकिन आपको पता है 2000 से पहले झारखंड बिहार एक ही में हुआ करता था, तो ये बिहार में ही कंसीडर किया जाता था और हमारे एग्जाम में भी देखने को मिलता है। फिर है चुआर विद्रोह। ये कब हुआ? 1769 से 1805 में चुआर विद्रोह हुआ। फिर है 1770 से 1771 में चेरो विद्रोह हुआ। कौन से क्षेत्र में? पलामू क्षेत्र में। कौन से? पलामू क्षेत्र में। इसकी विशेषता क्या थी? तो पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित। चेरो विद्रोह की पूरक घटना इसका जो है मुख्य विशेषता थी। फिर है नहीं रुक जाइए, यहाँ पे राजा घोषित हुआ, बस यहाँ तक है। पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित हुआ चेरो विद्रोह के बाद। ये कब हुआ था? 1770 से 1771। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा और ये रहेगा और ये रहेगा सन। ठीक है, अगला है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह कब हुआ? 1772-73 में घटवाल विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? एक छूट गया, भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह कब हुआ? 1771 में। कहाँ हुआ? पलामू में। जयनाथ सिंह इसके लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे। फिर है घटवाल विद्रोह 1772-73 में। कहाँ हुआ? हजारीबाग में। कहाँ हुआ? यहाँ पे 1600 रहेगा। ठीक है, ये 1900 हो गया है, यहाँ पे 1600 रहेगा। कहाँ हुआ ये? हजारीबाग में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुकुंद सिंह। कौन थे? मुकुंद सिंह। यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊँगी। अगला है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पहाड़िया विद्रोह हुआ कहाँ था? संथाल परगना में। नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ देव, रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी ये इसके थे। कब हुआ? 1772 से 1782 तक। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 तक चला, तमाड़ में हुआ। और तिलका विद्रोह 1784 से 85 तक, राजमहल क्षेत्र में। तिलका माझी इसके नेतृत्वकर्ता थे और इन्होंने क्या किया? तो उन्हें आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है। किसे? तिलका विद्रोह को। तिलका विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, चेरो आंदोलन, बहुत ज़्यादा, इसको स्टार मार्क करिएगा। चेरो आंदोलन कब हुआ? तो 1818 से 1819 चेरो आंदोलन हुआ। कहाँ हुआ? पलामू में। नेतृत्वकर्ता भूकन और भूषण सिंह
जिसे भूखन या भूषण सिंह कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, तो 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलामू को अपने प्रत्यक्ष प्रशासन के अंतर्गत लाया। ठीक है, इसी विद्रोह के बाद, कौन सा, चेरो विद्रोह के बाद। हुआ कब था, 1818 से 1819 के बाद। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको अवॉइड करिएगा, मैं सही चीज़ें आपको बता दे रही हूँ। अगला 1820-21 में हो विद्रोह हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो विद्रोह कब हुआ, 1820-21 में। कहाँ हुआ, कोहलान में। पोटो सरदारों के द्वारा नियंत्रित किया गया। कोल विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे केवल सन और कहाँ क्षेत्र पे हुआ ये देख लेते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ और कहाँ हुआ, छोटा नागपुर में, खास पलामू और सिंह भूमि वाले क्षेत्र में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिंगराई मानकी, सुंगा मुंडा, बुद्धू भगत और बिदराई मानकी, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1832-33 में भूमिज विद्रोह, बड़ा भूमि यानी वीर भूमि वाले क्षेत्र में गंगा नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने, अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। अगर पूछा जाए अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा किसे कहा था, भूमिज विद्रोह को कहा था। भूमिज विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था आपका 1830 से 1832 में हुआ था। फिर आता है संथाल विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क करिएगा। संथाल विद्रोह को, ये कब हुआ, 1855 से 1856 के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ, संथाल परगना में। नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इसके नेतृत्व करता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। संथाल, इसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है। हूल का अर्थ ही होता है विद्रोह या बगावत। अगला है सरदारी लड़ाई, ये कब हुआ, तो 1858 से 1895 तक सरदारी लड़ाई चली। छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। कोल सरदार जो थे ये इसके नेतृत्व करता थे। इसे मुल्की यानी मातृभूमि या मिल्की यानी ज़मीन की लड़ाई भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, मुल्की और मिल्की की लड़ाई किसे कहा जाता है, तो सरदारी लड़ाई को कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वन लाइनर फैक्ट में ही देखने को मिलेगा या बुक में देखने को मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ये मुल्की और मिल्की इसका क्या मतलब है क्या नहीं, इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाता। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आने वाले क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे और भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। लड़ाई सरदारी किसे कहा गया, तो मुल्की और मिल्की को विद्रोह को लड़ाई सरदारी कहा गया। मुल्की मतलब क्या होता है, मातृभूमि, और मिल्की मतलब क्या होता है, जमीन। यह विद्रोह कोलों ने जमीन को दूसरे लोगों द्वारा हथिया लिए जाने का परिणाम था। यानी जो कोल लोग थे उनके विद्रोह, उनकी जमीन को जब दूसरे लोग हथिया लिए तब इन्होंने मुल्की और मिल्की की लड़ाई लड़ी थी। कब लड़ी थी, 1858 से 1895 के मध्य, ठीक है। अगला देखते हैं खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन कब हुआ, तो खरवार आंदोलन संथाल परगना में हुआ। भागीरथ माझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी। खरवार संथाल की एक उपजाति है जो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने एवं अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर दिया। मद निषेध, नाच गान पर प्रतिबंध लगाया, किसने, खरवार ने, ठीक है। और ये खरवार आंदोलन कब हुआ, 1874 में। कब हुआ, 1874 में। अगला क्वेश्चन है सफारोह आंदोलन, तो इसके नेतृत्व करता थे लाल हेम्ब्रम, जिसे लाल बाबा के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन खरवार आंदोलन की ही एक उपधारा थी। चारित्रिक शुद्धता पर बल था, जैसे खरवार आंदोलन में शुद्धता पर ध्यान दिया गया था, सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया गया था, वैसे इसमें भी दिया गया था। अगला जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह कब हुआ, ये टीआरई 3.0 में आया भी था। 1899 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह चला। दक्षिण रांची वाले क्षेत्र में हुआ। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। इसको हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, सिद्धू भगत और अन्य थे। और 1931 में हजारी बाबा आंदोलन हुआ, सिंह भूमि वाले क्षेत्र में हुआ। दुका हो यानी जिसे हरी बाबा के नाम से जाना जाता है, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। एक बार हम केवल सन देख लेते हैं। ढाल विद्रोह 1800 रहेगा, 1867 से 1877 ढाल विद्रोह। फिर चुआर विद्रोह 1859 से 1850। 5 चेरो विद्रोह 1770 से 1771। भोक्ता विद्रोह 1771 से 1771 भोक्ता विद्रोह। घटवाल विद्रोह 1772 से 73। पहाड़ियाँ विद्रोह 1772 से 82। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821। तिलका विद्रोह 1884 से 85।
चेरो विद्रोह सन 1800 से 1818 से 1819, 1818 रहेगा, 1818 से 1819 चेरो विद्रोह पलामू वाले क्षेत्र में। हो विद्रोह 1820 से 1821 हो विद्रोह, 1831-32 में कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह 1832-33 में भूमिज विद्रोह, 1855-56 में संथाल विद्रोह, 1858 से 95 तक सरदारी लड़ाई चली। इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को सरदारी लड़ाई को ही और किस नाम से जानते हैं? मुल्की और मिल्की का लड़ाई भी कहा जाता है, जो 1858 से 1895 तक चली। फिर 1874 में हुआ खरवार आंदोलन, उसके बाद सफारोह आंदोलन, उसके बाद मुंडा आंदोलन जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा ने किया 1818 से 1819 तक। ताना भगत आंदोलन 1914 में इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। और हरि बाबा आंदोलन 1931 में हुआ। ये सारे आंदोलन थे जो बिहार में हुए थे। इसके अलावा लोटा आंदोलन मैंने पहले बता दिया, फराजी आंदोलन बता दिया, नौनियाल विद्रोह बता दिया, वहाबी आंदोलन बता दिया। और इन सबको एक एक करके विस्तृत से देखिए, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। 10 से 15 मिनट के सेशन में हर एक चीज़ आपका रिवाइज कराएंगे। देखिए मुंडा विद्रोह, बस आपको क्या करना है, हर दिन इस चैनल पे डाले गए वीडियो को देखना है। वो आप कैसे देखेंगे? जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम लोग अपने वन लाइनर में पढ़ेंगे सभी विद्रोह के बारे में, चाहे वो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सभी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए और अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए वन लाइनर फैक्ट्स पढ़िए। सबसे पहले देखेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। देखिए हम बहुत विस्तृत से एक एक चीज़ को वर्णन नहीं करेंगे, बस पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे क्योंकि वे वन लाइनर है। और अगर आप बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे दानिश सर की जो बुक है उसके एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं, आप उस वीडियो से ज़रूर जुड़ें। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था ये मैंने कल आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। कल का वीडियो में मैंने सारे वीडियो के सन, किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पे हुआ था, सब कुछ बताया हुआ था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देखिए, ठीक है। अगला है, यह विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा, यानी कि पूरे बिहार में केवल हजारीबाग ही इसमें शामिल नहीं था, बाकी लगभग सब जगह शामिल था। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना एवं उनकी बहनों पर किया गया अत्याचार। आगे, दिक्कुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासी के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जल्द यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया, परंतु अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत रेगुलेशन 13 का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत रेगुलेशन 13 का प्रावधान किस विद्रोह के बाद किया गया, तो कोल विद्रोह। या ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा रेगुलेशन था, तो रेगुलेशन 13 था। अगला क्वेश्चन, इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खगड़िया, रामगढ़ और कोंडूरा को भूतपूर्व रामगढ़ जिले से अलग कर इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेवारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई एवं इस पद पर प्रतिनियुक्ति प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस बिल्किंस थे। इंपॉर्टेंट मार्क, ये भी स्टार मार्क करिएगा कि सबसे पहली नियुक्ति किसकी हुई थी, तो थॉमस बिल्किंस की। ये वही बिल्किंस थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में जो किशुन साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी कि इनको आगे किस नाम से जाना गया, किशुन साहब। किसको? बिल्किंस को।
पूछा जाएगा विल्किंस को बिहार में और किस नाम से जाना गया, तो किशुन साहब के नाम से जाना गया। अगला, आगे विल्किंस ने ही विल्किंस रूल बनाया जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, विल्किंस रूल कब लागू हुआ, 1837 में। कौन से क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में। अब यहाँ पे कोल विद्रोह समाप्त होता है, हम देखेंगे संथाल विद्रोह। कोल विद्रोह को अगर आपको क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि कोल विद्रोह किस वर्ष से किस वर्ष तक हुआ था। आगे है संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का मुख्य कारण था जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपात व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना, यानी कि बिना पैसे के कार्य करवाना, इस विद्रोह का मुख्य कारण था। संथाल विद्रोह के जो मेन लीडर थे वो कौन थे, ये थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये इसके मेन लीडर थे। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855-56 में, 1855-56 में, ठीक है। और इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य दिक्कुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा आबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए आबुआ राज में आबुआ मतलब क्या है, तो अपना शासन, ठीक है। वन लाइनर हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार ऐसी चीज़ें भी हमारे नज़र के सामने से गुजरती हैं जो हमें क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्म में कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करें। आबुआ मतलब क्या होता है, अपना शासन, आबुआ राज यानी अपना शासन। विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भागनी डीह के में संथाल प्रतिनिधि एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिए। इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। अब आपको पता है कि इस विद्रोह से सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जी जुड़े थे, लेकिन बाय द वे अगर एग्जाम में पूछ लिया कि प्रशासक कौन था, सेनापति कौन था, मंत्री कौन था और राजा कौन था, तो ये चीज़ें आपको वन लाइनर में ही देखने को मिल सकती हैं या फिर डायरेक्ट बुक में देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और हो सके तो 2 से 3 बार देखिएगा, ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, ठीक है। अगला, संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों फूलों और झानों के रूप में मिलता है, यानी इनकी बहन फूलों और झानों ने भी इसमें हिस्सा लिया, इनके साथ साथ अदर महिलाओं ने भी लिया था। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर में वर्धमान तक हो गया था। बाराहाइत विद्रोह का मुख्य केंद्र था। अगर पूछा जाए संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, तो बाराहाइत था। दामिनी कोह में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने हजारीबाग में, मतलब दामिनी कोह में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने हजारीबाग में, अर्जुन माझी, भैरव माझी ने तथा वीरभूमि में गौरा माझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह का नेतृत्व किसने किसने कहाँ से किया, ये भी पूछा जाता है। तो दामिनी कोह में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, हजारीबाग में अर्जुन माझी, भैरव माझी और वीरभूमि में गौरा माझी ने नेतृत्व किया था। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। विद्रोहियों ने महाजनों, दिक्कुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीर पैती में के मैदान में संथालों ने पराजित किया। पूछा जाए सबसे पहले किसे भेजा गया था, तो मेजर बरो को, और इन्हें संथालों ने कहाँ पराजित किया, तो पीर पैती के मैदान में। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आगे देखते हैं। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय, श्रेय होना चाहिए, मुख्य श्रेय किसे जाता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुख्य श्रेय किसे जाता है, तो कैप्टन अलेक्जेंडर को। मुख्य श्रेय किसे, कैप्टन अलेक्जेंडर को जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। सहयोग किसने दिया, थॉमसन और रीड ने, और श्रेय किसको जाता है, अलेक्जेंडर को। दिसंबर 1855 में सिद्धू को पकड़कर फांसी दे दिया गया। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कब दिया गया, दिसंबर 1855 में। फिर चांद और भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़कर भगनी डीह गांव में फांसी दे दिया गया। कब, 23 फरवरी 1856 को। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये पूरी लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपका बिहार जीके जीएस में भी पूछ सकता है और जीएस जीके में भी पूछ सकता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव है उसमें भी पूछ सकता है, बिहार जीके जीएस में भी पूछ सकता है। अगला, इस विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिनेको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। दामिनेको वही जगह जहां से सिद्धू कान्हू ने नेतृत्व किया था, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा एवं राजमहल 4 जिले शामिल थे। साथ ही
वर्ष 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, लाया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो नहीं पूछेगा आपसे यूल नियम किससे आया, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ये पूछ लेगा कि जॉर्ज यूल कहाँ के कमिश्नर थे, तो भागलपुर के थे। ठीक है। अगला, अच्छा, भागलपुर को किस शहर के नाम से जाना जाता है, भागलपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ लोगों का कमेंट हमारे पास आया हुआ है, अभी हम आपको उनके कमेंट भी आपको दिखाते हैं। अगर इसी तरह आप भी सही प्रश्न का जवाब देंगे तो आपके कमेंट भी दिखाए जाएंगे। ठीक है। अगला, इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दी गई। संथाल विद्रोह के महत्ता को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया पर सफारोह आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बना। आपको पता है कि ये संथाल विद्रोह और सफारोह विद्रोह आपस में संबंधित थे, दोनों ही भूमियों से संबंधित थे। संथाल विद्रोह जैसे ही खत्म हुआ, तुरंत सफारोह विद्रोह शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि ये इसी के कारण हुआ था। ठीक है। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाता है। इंपॉर्टेंट मार्क, हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। हूल मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, हूल मतलब क्या होता है? विद्रोही। ठीक है। हूल मतलब ही होता है विद्रोही। अब आ गया मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन उसके पहले हम कल की वीडियो पे आए हुए कमेंट एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास कुछ कमेंट आए हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि टीजीटी पीजीटी में हमेशा बायोलॉजी की सीटें कम क्यों रहती हैं, उस पर कमेंट आया हुआ है। देखिए, हमारे पास आया हुआ है अक्षय लाल जी का, राहुल दास, सौम्या पांडे, भानु गोरखपुर, सत्यम पटेल, हिमानी जायसवाल, आलोक मिश्रा, और इसके अलावा कमेंट आया हुआ है आशीष मौर्य जी का। तो इसी तरह से आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है। और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तो आपके कमेंट को भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं मुंडा विद्रोह। अब हम बात करेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में। किसी को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर भी अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे आपके हर प्रकार के डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और हाँ, अगर किसी को किसी स्पेशल चीज़ की डिमांड है, कोई स्पेशल बुक, कोई स्पेशल थ्योरी क्लासेस, या फिर कोई स्पेशल क्लास, कोई स्पेशल टीचर की बुक अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। देखते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उलनगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, उलनगुलान विद्रोह कौन सा है? तो मुंडा विद्रोह। 1899 से 1900 ईस्वी में हुए इस आंदोलन ने दक्षिणी रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। मतलब ये कब हुआ था? 1899 से 1900 तक। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं को संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा गया। यह विद्रोह सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था के परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। अब बात करते हैं ये बिरसा मुंडा है कौन। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 रांची, वर्तमान की खूंटी जिसे नाम से जाना जाता है, जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अगला, बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी था। सलगा गांव के प्रारंभिक शिक्षा के बाद बिरसा चाईबासा आए। यहाँ बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईपासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाऊद नाम से दाखिला हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, दाखिला किस नाम से हुआ? दाऊद नाम से। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया। पूछा जाएगा कि इन्होंने ईसाई धर्म को कब त्यागा, और फिर किस धर्म को अपनाया? तो वैष्णव धर्म को। फिर मुंडा ने वैष्णव धर्म और ईसाई धर्म के दोनों को मिक्स करते हुए एक नया धर्म बनाया, जुला एक धर्म चलाया जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा। मिला जुला एक धर्म चलाया जिसे लोगों ने क्या कहा? बिरसा धर्म कहा। इसके अनुयायी बिरसाइत कहे गए। जिन लोगों ने बिरसा धर्म अपनाया उन्हें क्या कहा गया? बिरसाइत। बिरसा धर्म किस धर्म का मिश्रण है? तो वैष्णव धर्म और ईसाई धर्म और मुंडा धर्म। ठीक,
अगला, इन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोगा की पूजा करने पर बल दिया। सिंगा बोगा याद रखिएगा, इन्होंने किसकी पूजा करने पर बल दिया? सिंगा बोगा की। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कब किया? 1 अक्टूबर 1894। 1895 में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारागार यानी हजारीबाग सेंट्रल जेल जो है, वहाँ पे जुर्माना एवं 2 लाख रुपए के कारावास की सज़ा दी गई। परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी एवं मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 दिसंबर 1899 को उलन गुलान की आग सिंहभूमि के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्रों में भड़क उठा। कब भड़क उठा? 24 दिसंबर 1899 को। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाना पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या करने से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी सन 1900 को डोम्बारी के कुछ दूर सैल रैकअप पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फॉरवेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों विद्रोहियों का पराजय हुआ। कमिश्नर कौन था? फॉरवेस। और डिप्टी कमिश्नर कौन था? स्ट्रीटफील्ड। जीता कौन? ये दोनों जीते, अंग्रेज जीते। 3 फरवरी सन 1900 को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के 7 लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी। बिरसा को चक्रधरपुर यानी सिंहभूमि से पकड़ लिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून सन 1900 को बिरसा के जेल में अंतिम सांस ली। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, उनकी अगर पूछा जाए मृत्यु किससे हुई? हैजा से। वैसे हुई तो नहीं थी, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हैजा से ही मान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे यही सही हो जाएगा। अगला, विद्रोह का कारण क्या था? मुंडा विद्रोह हुआ क्यों था? तो खूटकंडी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठक बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियों एवं उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था के निशाना, तत्कालीन कारक 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। ठीक, विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिक्कुओं से अपने भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विद्रोह करना। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? 1902 में गुमला एवं 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना और 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूटकट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना, ये इसके परिणाम हुए। अब यहाँ पे मुंडा विद्रोह खत्म होता है। अगला विद्रोह जो हमारा वो है ताना भगत विद्रोह, या इसी को टाना विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ। ताना का शाब्दिक अर्थ टाटना या खींचना होता है। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इस आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कुरुख या फिर जिसे उराव या मूल धर्म कहते हैं के नाम से जाना गया। अप्रैल 1914 से उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधित कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी उराव के जो देवता है धर्मेश, उनकी आराधना पर बल दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उराव के देवता कौन है? धर्मेश। ठीक है, पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर भी नहीं देंगे। उसने दिक्कुओं के यहाँ मजदूरी न करने पर अभियान चलाया, जिससे 1916 में उसे जेल में कैद कर लिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा जातना भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। उन्हें जर्मन कैसर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, जतना भगत को किस नाम से जाना जाता है? जर्मन कैसर बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्हें बिरसा मुंडा का एक रूप माना जाता था। आगे ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। उन्हें स्वशासन प्रदान किए जाए
राजपथ समाप्त कर दिया जाए, समानता स्थापित की जाए, भू राजस्व समाप्त कर दिया जाए। ये 4 मांगे रखी। अगर पूछा जाए कितनी सूत्रीय मांग रखी, 4। कौन कौन सी? स्वशासन, राजपथ समाप्त, समानता स्थापित और भू राजस्व समाप्त। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगला, पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलाव को दर्शाता है। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीड़ पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना था तथा वह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। देखिए, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो टाइम लाइन दिया 1919 का, इसी समय गांधी जी ने 1916 का 1916 1917 यहाँ पे जो टाइमलाइन दिया दिसंबर 1919 का, ये जो टाइमलाइन दिया है ये वही टाइमलाइन है जब गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन किया, 1919 में आंदोलन किया। तो इस समय गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे और ये लोगों ने गांधी जी को सुना था, उन्हें समझने लगे थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। ताना भगत ने शराब दुकानों पर धरना, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर सत्याग्रह आंदोलन में सक्रियता से शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा खादी वस्त्र को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और वर्ष 1923 में नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत इकट्ठा हुए थे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इस लाइन को एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। गया सम्मेलन कब हुआ? बिहार में टोटल 3 सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। गया सम्मेलन 1922 में और नागपुर सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। नागपुर कहाँ है? झारखंड। तो इसमें जो है ताना भगत जो थे, भगत समुदाय जो था, ये बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। वर्ष 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। इसके पहले हम लोग बिहार में हुए सभी विद्रोह के बारे में जानें। ताना भगत विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सारे विद्रोह को हमने जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस किसने नेतृत्व किया, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। देखिए, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनका दिल से आभार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। देखिए, ये हम बिहार का केवल पढ़ रहे हैं और कंप्लीट पढ़ने के लिए हम 1857 का विद्रोह अलग से पढ़ेंगे। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें अलग से पढ़ेंगे। अभी हम केवल बिहार में क्या क्या हुआ उसके फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं बिहार जी के जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 को विद्रोह 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। कब हुआ? 3 जुलाई 1857 को। किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में। कहाँ से? पटना से। फिर सबसे ज़्यादा जो जाने जाते हैं 1857 के विद्रोह में ये हैं। कौन? आरा, जगदीशपुर, भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह। ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य समाप्त कर दिया था। मतलब ये कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। सोचिए, उस समय इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंग्रेजी राज समाप्त कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कुंवर सिंह जब उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कर रहे थे तो अंग्रेज़ों से लड़ाई के दौरान इनके हाथ में गोली लग गई, और गोली जब बंदूक की गोली चलती है तो उसका विष जो है शरीर में फैलता है, उसका जहर शरीर में फैलता है। तो इनका जहर शरीर में ना फैले तो आते टाइम इन्होंने अपने हाथ को गंगा नदी में काट के फेंक दिया था, लेकिन फिर भी उस इन्फेक्शन के कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके भाई जो अमर सिंह थे, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, अब बात करें चंपारण सत्याग्रह। केवल बिहार में जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी 1857 की क्रांति पढ़ने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन अभी हम केवल बिहार के फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें किसानों ने अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी, जिसे 3 कटिया पद्धति कहते थे।
कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज जो थे किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ हो गए। मुरली भरवाह गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इनके गांव का क्या नाम था? मुरली भरवाह। ये आपको केवल एनसीईआरटी एससीईआरटी में मिल सकता है या फिर हमारे इस वीडियो में। ये सब चीज़ें, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर में नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ से मतलब बीपीएससी जो है ना, टीचिंग एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। तो आपको डेप्थ में पढ़ने के लिए ये वन लाइनर सीरीज़ देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो अभी तक अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख डालिए, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी और अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इस बार बीपीएससी में प्री मेंस दोनों लग गया टीआरई एग्जाम में। तो प्री का लेवल थोड़ा कम रखेंगे और मेंस का थोड़ा हाई रखेंगे। तो हाई में क्या रखेंगे? यही सब तो रखेंगे, लाइन बिटवीन जो क्वेश्चन होंगे वही तो पढ़ेंगे, रीड बिटवीन लाइन, तो यही सब तो रहता है। ठीक है, और अब देखते हैं मुरली भरवाह गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। ठीक, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वे चंपारण पहुंचे। यहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस आने को कहा, जिसे गांधी जी ने इनकार कर दिया। गांधी जी पटना कब पहुंचे? तो 10 अप्रैल 1917 को, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले, जिसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम विल्सन से भी मिले थे। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे, इंपॉर्टेंट मार्क। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे, इंपॉर्टेंट मार्क। या हजारीमल धर्मशाला में रुके। कौन से? हजारीमल धर्मशाला में। कहाँ पे? बेतिया हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रिज किशोर प्रसाद, राम नवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि लोग शामिल थे। ये नाम आपसे ऐसे पूछा जाता है, 4 नाम दे दिया, पूछ लेगा इसमें से कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था। ठीक है, 13 जून 1917 को गांधी जी का आश्रम बेतिया से मोतिहारी में कर दिया गया। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी थी, डॉक्टर देवब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राम नवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराज कृत्यानंदन सिंह, महात्मा गांधी तथा FG स्लाई जो अध्यक्ष ये शामिल हुए। इनको इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला और आगे भी देखने को मिल सकता है। 1 मई 1918 के गवर्नर जनरल ने 3 कटिया कानून समाप्त कर दिया। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 कटिया कानून कब समाप्त हुआ? 1 मई 1918। और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब हुआ? 24 मई 1918। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। किसान सभा की बात करें अब हम किसान सभा की। यहाँ से देखिए अलग टॉपिक स्टार्ट है, इसको हाईलाइट नहीं हो पाया है। किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की थी। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। ठीक है, अगर पूछा जाए किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। बढ़िया ताल या बकारत आंदोलन, लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बकासत कहते थे। ये अलग टॉपिक है। ठीक है, बढ़िया ताल या बकारत नहीं, बकासत आंदोलन होना चाहिए, यहाँ रा नहीं होना चाहिए, यहाँ सा होना चाहिए। ये क्या होता था? तो लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, इसी को क्या कहते थे? बकासत कहते थे। ठीक है, अब बात करें कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में 1936 से 1938 में बकासत आंदोलन चला था। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। किसको? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में हुआ था। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये अलग टॉपिक है। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। असहयोग आंदोलन बिहार से कैसे संबंधित था? तो असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अभी हम केवल बिहार का ही पढ़ रहे हैं, इस बात को दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है,
फिर द मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक ने छापा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मदरलैंड नामक अखबार किसका है? तो मजरूल हक का है। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक यह आंदोलन चला। कब से कब तक? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। ठीक। 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क, 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को किस नाम से? देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, रामानंद मिश्रा, गंगा नारायण सिंह ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट मार्क, कब की? 1931 में। नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। 1934 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। कब हुई? 1934 में। इसी वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई। कब? 1934 में। अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कैसे सक्रिय रहा, केवल बिहार में देखेंगे, ठीक है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। तभी से 26 जनवरी के दिन अभी भी हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। क्यों? क्योंकि उस समय पूरे भारत में नमक कर आंदोलन चल रहा था और बिहार में कोई समुद्री तट नहीं था, तो यहाँ पे क्या चलाया गया? चौकीदारी कर चलाकर नमक कर का समर्थन किया गया, ठीक। बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। कहाँ पे? मोतिहारी में। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942। इंपॉर्टेंट मार्क, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ पे हर एक लाइन का अपना अलग वैल्यू है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार मार्क करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके एक जगह नोट कर लीजिए, नहीं तो अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं, चलते हुए पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इतना मतलब आपको इसको प्रिंट कराने में बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कम स्पेस में टाइप हुआ है, तो आप इसको प्रिंट करा लेंगे। 8-10 पेज में आपका पूरा प्रिंट निकल जाएगा, पूरा इतिहास की जो है निकल जाएगा। तो इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा आपसे, तो आप खाते टाइम, चलते टाइम, घूमते टाइम, खेलते टाइम ईयरफोन लगा लीजिए कान में और वीडियो लगा लीजिए, सुनते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिला अधिकारी जी आचार्य ने गोली चलवाई। किसने चलवाई? जी आचार्य, इनका नाम याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल में। आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया। इंपॉर्टेंट मार्क, आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। स्वतंत्रता प्राप्ति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कब बने? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ यहाँ से बता देते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्या 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को भी संविधान सभा बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी? तो हुई थी। ये तीसरा बैठक है और ये पहला बैठक है, ठीक है। बीच में भी एक बैठक हुआ था। जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने, तो हमें लगता है ये दूसरी बैठक है, लेकिन बीच में 10 को भी बैठक हुई थी, ठीक है। ये तीसरी बैठक था। अगर पूछ लिया किस बैठक में, तो तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट मार्क। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार